Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 6th of March 2025. 6 मार्च 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। रिक्वेस्ट आपसे इतनी रहेगी, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है फॉर एनी एग्जामिनेशन। कोई भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, इससे ज़्यादा करंट अफेयर्स आपसे कोई नहीं पूछेगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं। मैं भी कुछ दे दूंगा, कुछ आप दे दीजिएगा। सबसे पहला सवाल बहुत ही आसान सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद यूक्रेन? इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जो यूक्रेन के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती है? ऑप्शंस आर ए पोलैंड, बी रोमानिया, सी बेलारूस या डी ऑस्ट्रिया। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्री यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी डी ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया नहीं करती है, और दैट इज वेरी इजी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरा सवाल है, द स्ट्रेट ऑफ डोवर सेपरेट्स विच टू कंट्रीज? कौन सी दो कंट्रीज को सेपरेट करता है स्ट्रेट ऑफ डोवर? ऑप्शंस आर फ्रांस एंड जर्मनी, स्पेन एंड मोरक्को, इंग्लैंड एंड फ्रांस या इटली एंड ट्यूनीशिया। तो स्ट्रेट ऑफ डोवर इनमें से किसको सेपरेट करती है? अगेन अ गुड क्वेश्चन। अगर आपको मैप का लोकेशन का आइडिया है तभी आप कर पाएंगे। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज इंग्लैंड एंड फ्रांस। ठीक है। स्ट्रेट ऑफ डोवर से एक और क्वेश्चन है कि विच बॉडी ऑफ वाटर डज द स्ट्रेट ऑफ डोवर कनेक्ट? कौन से दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है? ऑप्शंस आर नॉर्थ सी अटलांटिक ओशन, बी नॉर्थ सी इंग्लिश चैनल, सी बाल्टिक सी नॉर्थ सी या डी मेडिटेरेनियन सी अटलांटिक ओशन। तो अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप लोग कर पाए तो अच्छा है। तो क्या कोशिश करना है कि इसको अटेम्प्ट करो। एक बार आप मैप देखो, एक मैप देख करके आप इसका आंसर मुझे करके बताओ। वेरी इजी क्वेश्चन, बट आपको एक नॉलेज एनहांसमेंट होगा। और अगर कभी स्ट्रेट ऑफ डोवर से क्वेश्चन आया तो इन दोनों क्वेश्चन में से एक ही आएगा, जो एक फ्रांस एंड इंग्लैंड वाला हो गया और एक दूसरा ये वाला हो गया। देन डियागो गार्सिया एडमिनिस्ट्रेड एज अ टेरिटरी ऑफ विच कंट्री? इनमें से किस कंट्री की टेरिटरी के रूप में डियागो गार्सिया को देखा जाता है? तो ऑप्शंस आर ए इंडिया, बी यूनाइटेड स्टेट्स, सी यूनाइटेड किंगडम या डी ऑस्ट्रेलिया। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज सी यूनाइटेड किंगडम। डियागो गार्सिया इज कंट्रोल्ड बाय, एडमिनिस्ट्रेड बाय यूनाइटेड किंगडम। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। आपको समझ में आ गया होगा। ये सवाल थे आज के। स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस को, और फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ डू लाइक इट। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, है ना, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही अच्छा लगता है। तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। स्टार्ट करते हैं फ्रंट पेज की न्यूज़ के साथ। यूएस विल इम्पोज रेसिप्रोकल टैरिफ्स फ्रॉम अप्रैल टू। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चूंकि जो इंडिया है इट इज़ चार्जिंग वेरी हाई टैरिफ्स एंड विच इज़ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एज पर डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि ये जो टैरिफ्स हैं ये सब WTO अप्रूव्ड टैरिफ्स हैं, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ही आते हैं, बट स्टिल डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग दैट कि these tariffs which the India is imposing are very high in number, and therefore what we will do is that we will start applying the reciprocal tariffs from April to। जबकि बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि यूएस एक डेवलप्ड कंट्री है, इंडिया स्टिल इज ए डेवलपिंग कंट्री। देन स्टिल यूएस प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि ये हाई टैरिफ जो हैं दे आर अनफेयर एंड ऑल दिस एंड दैट, तो दे विल अप्लाई रेसिप्रोकल टैरिफ। थोड़ा सा आपको नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं तो बता देता हूँ कि टॉप एक्सपोर्ट हमारे यूएस के लिए क्या है। तो फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल मशीनरी, सेकंड इज प्रेशियस स्टोन्स एंड मेटल्स, एंड थर्ड इज फार्मास्यूटिकल्स। एंड टॉप इंपोर्ट्स हमारे यूएस से क्या है? मिनरल्स, फ्यूल्स एंड ऑयल्स, precious stones and metals, and nuclear reactors and boilers। ठीक है ना। तो these are top imports and these are the top exports। ठीक है। ऑब्वियसली बात है, टैरिफ इंक्रीज होगा तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूएस में जाके महंगे दिखने लगेंगे, तो वहाँ पे हमारा ट्रेड थोड़ा डिक्रीज हो सकता है। दैट कैन हैव दिस इफेक्ट ऑन अस। ठीक है। इसके अलावा टैरिफ जब भी बढ़ता है तो शेयर मार्केट इसको निगेटिवली परसीव करता है, निगेटिव तरीके से देखता है। तो वहाँ शेयर मार्केट में भी आपको इफेक्ट देखने को मिल सकता है कि आपको थोड़ा मार्केट बियरिश दिखेगा, मतलब घटा हुआ दिखेगा। बियर एंड बुल दोनों होते हैं ना। आज मैं आपको दोनों बता दूंगा, शेयर मार्केट में बियर एंड बुल भी बताऊंगा। तो दैट इज अगेन नथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी फ्रॉम दिस न्यूज आर्टिकल। आगे मूव करते हैं। सेकेंड न्यूज आर्टिकल है, विलेजर्स स्टेज फ्रेश प्रोटेस्ट इन बंगाल अगेंस्ट बेसाल्ट माइनिंग। तो यहाँ पे बंगाल में बेसाल्ट माइनिंग के अगेंस्ट विलेजर्स ने प्रोटेस्ट किया है। बेसाल्ट माइनिंग कहाँ होने वाली थी, हो रही है एक्चुअली देवचा पश्चिमी दीवानगंज हरिसिंघा कोल प्रोजेक्ट है, वहाँ पर बेसाल्ट माइनिंग कर रहे थे। देवचा पश्चिमी देवानगंज हरिसिंघा
दिस इज द कोल प्रोजेक्ट विच इज देयर इन वेस्ट बंगाल बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है। और इसमें अभी प्रोटेस्टर्स जो थे, विलेजर्स जो थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया एंड इस कारण से इसको रोक दिया गया है। बसाल्ट के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि बसाल्ट जो है होता है कि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है एंड इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रैपिड कूलिंग ऑफ लावा। ठीक है, अर्थ सरफेस के चूंकि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है मतलब बाहर होता है। मेफिक कंपोजिशन होता है इसका, रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम एंड लो इन सिलिका। तो बेसाल्ट इज रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम एंड लो इन सिलिका कंटेंट, ठीक है ना। और इसी कारण से इसका डार्क कलर होता है, मेफिक होता है। मेफिक का अपोजिट फेल्सिक होता है ना। दूसरा ये भी याद रखना, ये तो मेफिक होता है बेसाल्ट, लेकिन अगर बेसाल्ट से अपोजिट किसी की प्रॉपर्टी है, मतलब कोई ऐसा जिसमें हाई सिलिका हो ये सब हो, तो फेल्सिक हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखेगा। एंड मेफिक कंपोजिशन होता है बेसाल्ट का, रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम एंड लेस इन सिलिका, ठीक है। डार्क कलर होता है, फाइन ग्रेन होता है, फाइन ग्रेन यानी कि एफेनेटिक टेक्सचर होता है एंड इंडिविजुअल मिनरल्स क्रिस्टलाइज नहीं होते, क्रिस्टल नहीं बनते यहाँ पे, ठीक है ना, बेसाल्ट में। प्लस याद रखिएगा बेसाल्ट इज एक्चुअली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है वो बेसाल्ट का ही बना होता है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो बेसाल्ट का ही बना होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है, बेसाल्टिक होता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज थिंग्स, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ऑल। अच्छा, ये तो आपको पता ना कि जो आपका ये आपका एक्सट्रूसिव रॉक और इंट्रूसिव रॉक, मतलब इंट्रूसिव वो रॉक होते हैं इग्नियस जिसमें लावा अंदर ही धरती के मतलब क्रस्ट के नीचे ही जमा हो जाता है, ठीक है ना। सिल्स और डाइक्स ये सब नाम आपने सुने होंगे। इसके अलावा इंट्रूसिव एक और याद रखेगा, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स को प्लूटोनिक रॉक्स भी कहा जाता है। व्हाट डू वी से? प्लूटोनिक रॉक्स। तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स को प्लूटोनिक रॉक्स भी कहते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज। आगे मूव करते हैं, देखते क्या है। एंडोगैमी की कॉज ऑफ पॉपुलेशन स्पेसिफिक डिसीजेस। तो यहाँ पे पॉपुलेशन स्पेसिफिक डिसीजेस की बात कर रहे हैं, तो रिसर्च हुई है CSIR CCMB यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो CSIR है उसका एक इंस्टीट्यूट है, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, याद रखेगा, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नाम का इसका सेंटर है CCMB, जिसके अकॉर्डिंग एंडोगैमी विच इज द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन स्मॉल कम्युनिटीज, स्मॉल कम्युनिटीज अपने आपस की कम्युनिटी में ही शादी कर रहे थे, है ना। एंड एंडोगैमी इज दैट प्रैक्टिस कि जब आप अपने ही कम्युनिटी में शादी करना शुरू कर देते हो, तो एंडोगैमी इज द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन स्मॉल कम्युनिटीज। तो ये प्राइमरी कॉज है पॉपुलेशन स्पेसिफिक डिसीजेस का। जिस डिसीज की बात यहाँ पे ऑथर ने की है वो है एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है ना। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इट इज अ टाइप ऑफ आर्थराइटिस। देखो यहाँ पे लिखा भी है एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इट इज अ टाइप ऑफ आर्थराइटिस दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स ऑफ द स्पाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखेगा जॉइंट्स और लिगामेंट्स जो होते हैं स्पाइन के, उसमें आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इज अ टाइप ऑफ आर्थराइटिस ओनली। तो यहाँ पे ऐसे डिसीजेस का बहुत बड़ा रीज़न एंडोगैमी रहा है। एंडोगैमी मैंने आपको बता दिया, मैरिंग विद इन द पॉपुलेशन। इसके अलावा आपको बता दूं कि एंडोगैमी रेज करता है रिस्क ऑफ रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए भी। एंड जैसे बहुत सारे डिसऑर्डर हैं, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, टे-शैक्स डिसीज, ये सब हो जाती हैं बिकॉज ऑफ एंडोगैमी एंड ऑल, ठीक है ना। इसके अलावा एंडोगैमी के बाद जो बच्चा होता है उसमें ये भी देखने को मिला है कि बर्थ डिफेक्ट और डेवलपमेंटल इश्यूज भी कई ज़्यादा होते हैं ना। मतलब कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, उनके इम्पैक्ट काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा इम्यून सिस्टम उनका वीक होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जेनेटिक डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा रहती नहीं है, तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। एंड इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट भी इनके केसेस में ज़्यादा देखने को मिला है। तो ऑल दीज आर देयर बिकॉज ऑफ एंडोगैमी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में को डिस्कस करना है। सो यू कैन मूव अहेड विद मी, बिल्कुल आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। व्हेन डेब्री फ्रॉम स्पेस क्रैशेस टू द अर्थ, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ बात चल रही है भैया, अभी रिसेंटली क्या हुआ, केन्या की एक जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मकूनी काउंटी, पहले तो आप ये जगह याद रखिएगा मकूनी काउंटी, क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है प्लेस है, न्यूज़ में आ गया। तो बेसिकली अभी मकूनी काउंटी केन्या में एक जगह है जहाँ पर मतलब आउटर स्पेस से कुछ डेब्री गिरा, आउटर स्पेस से डेब्री गिरा। ऑब्वियसली बात है ऐसा डेब्री जब गिरता है तो ये पॉपुलेटेड एरियाज में भी गिर सकता है, वहाँ पे भी नुकसान पहुँचा सकता है, प्रॉपर्टी पे नुकसान पहुँचा सकता है। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो ये स्पेस एक्टिविटी जो है चूँकि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हर कंट्री की लगभग,
तो इससे ये इसके जो एसोसिएटेड रिस्क हैं वो भी बढ़ गए हैं, है ना। जो ये डेबरी गिर रहा है, जो कचरा गिर रहा है, दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज। और यहाँ पे क्या चीज़ प्रोटेक्ट करती है, कौन से लॉज है, उनके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहली बात, अब हम बात करें, इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल इशू इन द स्पेस गवर्नेंस, स्पेस डेबरी लैक्स अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लीगल डेफिनेशन। सबसे पहली बात तो ऑथर ने कहा कि स्पेस डेबरी की कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लीगल डेफिनेशन नहीं। सबसे बड़ा इशू तो ये है, स्पेस डेबरी की कोई भी लीगल डेफिनेशन नहीं है। और जो डेफिनेशंस आती हैं वो कहाँ से आती है, तो बेसिकली यूएन कमिटी ऑन द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस। बेसिकली एक कमिटी है यूएन की, जिसको हम बोलते हैं कोपस। कोपस मतलब कि कमिटी ऑन द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस। ये यूएन की कमिटी है और यही ज़्यादातर डेफिनेशंस लाती हैं। एंड ये जो है रेफर करता है स्पेस डेबरी को। स्पेस डेबरी इज ऑल मैन मेड ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग फ्रैगमेंट्स एंड एलिमेंट्स देयर ऑफ इन अर्थ ऑर्बिट और री एंटरिंग द एटमॉस्फेयर दैट आर नॉन फंक्शनल, ठीक है ना। तो ये स्पेस डेबरी को डिफाइन करता है इस तरीके से, कोपस की डेफिनेशन है। अब कोई चूंकि लैक ऑफ लीगल डेफिनेशन नहीं है, तो इस कारण से, क्योंकि किसी ट्रीटी में तो नहीं है, अब ये तो एक कमिटी की डेफिनेशन है, बट कोई स्टेट कन्वेंशन या ट्रीटी जो रेटिफाई की गई हो कंट्रीज के द्वारा, उसमें कहीं पे भी आपको डेफिनेशन नहीं मिलेगी। तो दैट इज बेसिकली कि स्पेस ऑब्जेक्ट क्या है, क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है स्पेस ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ों में बड़ा मतलब मिसमैच है, ठीक है। अब दिक्कत क्या हो जाती है, जैसे एक कन्वेंशन है लाइबिलिटी फॉर डैमेज कॉज्ड बाय स्पेस कन्वेंशन। कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल लाइबिलिटी जो है, इट केम इन 1972। कन्वेंशन फॉर कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल लाइबिलिटी फॉर डैमेज कॉज्ड बाय स्पेस ऑब्जेक्ट 1972 में आया था। और यहाँ पर डेफिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा कि स्पेस ऑब्जेक्ट क्या होता है, डेबरी क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तब तक जब तक आप ये डेफिनेशंस नहीं क्लियर करोगे, तब तक कोई जुरिस्डिक्शन ही लागू नहीं हो पाएगा। लेकिन आर्टिकल 6 जो है आउटर स्पेस ट्रीटी का, आउटर स्पेस ट्रीटी आपकी 1967 में आई थी, याद रखिएगा। आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 में आई थी। उसका आर्टिकल 6 कहता है, इट सेज दैट द स्टेट शैल बियर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल नेशनल स्पेस एक्टिविटीज़। जो भी आपने के द्वारा की गई नेशनल स्पेस एक्टिविटीज़ हैं, उनके लिए आप फुल्ली रिस्पॉन्सिबल हैं, स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, वेदर कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज। द कन्वेंशन ऑफ 1972 ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। जो 1972 की कन्वेंशन की अभी हम बात कर रहे हैं ना, उसने एब्सोल्यूट लाइबिलिटी लाई थी फॉर डैमेज कॉज्ड बाय द स्पेस ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ, है ना। तो स्पेस ऑब्जेक्ट से जो भी डैमेज होगा उसके लिए एब्सोल्यूट मतलब लाइबिलिटी थी। अच्छा, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी और फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी में डिफरेंस होता है। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में कोई प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी में तो आपकी जरूरत पड़ती है कि हाँ भैया आप फॉल्ट में थे कि नहीं थे, ये देखा जाएगा। बट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी मतलब कहीं पे कुछ भी हुआ तो आपका कारण था कि नहीं था, वो लाइबिलिटी आपकी ही है, लॉन्चिंग स्टेट की लाइबिलिटी है ऑटोमेटिकली। जो अब ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब क्या होगा कि जो ऑटोमेटिकली जो लॉन्चिंग स्टेट है वही डेबरी के कारण के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा, है ना। जो स्पेस डेबरी है उसके लिए भी तो ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो अभी हमने 3 चीजें सीखी। पहली चीज हमने देखी इंटरनेशनल लाइबिलिटी फॉर डैमेज कॉज्ड बाय स्पेस ऑब्जेक्ट कब का आया है, 1972 का आया है। दूसरा हमने आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 की सीखी। तीसरा हमने आर्टिकल 6 तो समझ ही लिया, प्लस 1972 का हमने एब्सोल्यूट लाइबिलिटी कंसेप्ट भी समझ लिया। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। बट ऑथर ने कहा कि ये सारी जो चीजें अभी हमने बात की, दे आर जस्ट मेयर टेक्निकलिटीज। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इन्फोर्समेंट पे आता है, ठीक है ना, क्योंकि इस इन्फोर्समेंट नहीं हो पाता प्रॉपरली इन ट्रीटीज का एंड ऑल, बिकॉज ऑफ बहुत सारी चीजें हैं कि कहीं तो ये ऑब्वियसली बात है रेटिफाइड नहीं है, कहीं रेटिफाइड है तो डेफिनेशंस में मिसमैच हो रहा है ना। और इसके सेटलमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो एक्चुअल कॉस्ट जब आती है तब तक वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है ना। तो ऑथर ने वही कहा कि ये सारे रीजंस हैं, टाइमली डिस्प्यूट सेटलमेंट नहीं होता है और प्रोलॉन्ग्ड सेटलमेंट्स के कारण जो एक्चुअल कॉस्ट है उतनी कभी मिल ही नहीं पाती है, ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि जैसे अगर आप 2024 जुलाई की बात करें तो चाइना का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को जो था उसमें 23 टन मेटल जो था वो प्लंज्ड अनकंट्रोलेबल इनटू द सदर्न पैसिफिक ओशन। अनकंट्रोल्ड उसकी एंट्री हो गई और सदर्न पैसिफिक ओशन में गिरा। हालांकि उसने पॉपुलेटेड एरिया को बचा लिया, लेकिन पॉपुलेटेड एरिया में गिरता तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल रहता। दैट इस तरीके के इवेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। इसलिए ऑथर ने कहा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसको मतलब थोड़ा सीरियसली लें और सीरियसली इसको इम्प्लीमेंट भी करवाएं।
ठीक है। सो व्हाट वी नीड इज दैट वी अर्जेंटली नीड द रेगुलेटरी क्लैरिटी टू रेस्क्यू इट फ्रॉम ओवर आर्किंग प्रॉब्लम। तो ऑथर ने वही बोला कि इसको एक बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम बनने से पहले हमको रेगुलेटरी क्लैरिटी चाहिए एंड देन ओनली वी कैन मूव अहेड, ठीक है ना। एंड अभी भी कोई मैंडेटरी ओवरसाइट नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कोई न चेक करने वाला है ना कोई, और अनकंट्रोल्ड री एंट्रीज बढ़ने ही वाली है, फ्यूचर में ही और ज़्यादा बढ़ेंगी, ठीक है। तो याद रखेगा, तो फ्यूचर में जो अनकंट्रोल्ड री एंट्रीज हैं इनके लिए हम स्टेट्स को लायबल बनाना शुरू कर दें, दैट इज द नीड ऑफ द आवर, ठीक है। एंड हमको स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस की ज़रूरत है, बाइंडिंग ग्लोबल रेगुलेशंस की ज़रूरत है, एंड ताकि जो नेशंस हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझे और डेबरी मिटिगेशन एंड ऑल इस पर भी थोड़ा वो काम करें कि किस तरीके से डेबरी अगर आया तो किस तरीके से मिटिगेट करेंगे, किस तरीके से कंट्रोल्ड री एंट्री करेंगे, अनकंट्रोल्ड री एंट्री नहीं करेंगे। हाँ, एक और चीज़ किया जा सकता है कि रीयूजेबल बार बार यूज़ करने वाले रॉकेट्स का यूज़ करना शुरू करते हैं ना, ताकि वो डेबरी बने ही नहीं, ठीक है। एंड इसके अलावा जो ग्रेवयार्ड ऑर्बिट्स हैं, ग्रेवयार्ड ऑर्बिट्स मतलब कि जहाँ पे डिफरेंट सैटेलाइट्स को भेजा जाता है, तो वहाँ पे आप किस तरीके से मूव करेंगे अपने जो नॉन यूजेबल स्पेस ऑब्जेक्ट्स उनको कैसे वहाँ पे मूव करेंगे। देन अपने ट्रैकिंग सिस्टम को आप इम्प्रूव करिए ताकि आप री एंट्री के टाइम पे उसको कंट्रोल कर सकें, री एंट्री के प्रेडिक्शंस को और स्ट्रांग बना सकें, है ना। डेब्री न्यूट्रल टेक्नोलॉजीज एंड रीयूजेबल रॉकेट्स का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड 1972 के लायबिलिटी कन्वेंशन को मॉडर्नाइज करने की आवश्यकता है ताकि वो वर्तमान समय की चीज़ों को उठा सके और उसके अकॉर्डिंग इसको और ज़्यादा इन्फोर्सिबल बनाना है, ठीक है ना। तो ये स्पेस जो होना चाहिए एक लॉलेस फ्रंटियर नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक अच्छा फ्रंटियर होना चाहिए, लॉलेस नहीं होना चाहिए। अगला एडिटोरियल है ओवर सेंट्रलाइजेशन थ्रेटन्स फेडरल हेल्थ पॉलिसी। अब ये सिंपल सा आर्टिकल है, बहुत सिंपल भाषा में बताऊंगा। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था डॉक्टर तन्वी बहल वर्सेस श्रेया गोयल 2025 में, जिसमें उन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन इन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशंस इन रिस्पेक्टिव मेडिकल कॉलेजेस इन स्टेट, ठीक है ना। तो अब क्या किया उन्होंने, तन्वी बहल वर्सेस श्रेय गोयल 2025 में उन्होंने डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन स्ट्रक डाउन कर दिया फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशंस। तो ये डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन क्या होता होगा, तो डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन का मतलब है कि जब पीजी के लिए आप एग्जामिनेशन देते हो, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन होता है ना मेडिकल में, जिसके बाद आप फाइनली डॉक्टर बनते हो, ये सारी चीज़ें, तो जो आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एग्जामिनेशन देते हो उसमें स्टेट्स अपना कुछ रिजर्वेशन करके रखते थे डोमिसाइल के बेसिस पे, है ना, कि जैसे 5% सीट तमिलनाडु स्टेट है तो तमिलनाडु के रेजिडेंट्स के लिए डोमिसाइल जिनके पास होगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भैया, ये वायलेटिव है आर्टिकल 14 का, और मेरिट शुड बी द प्राइम थिंग, मेरिट को देखना चाहिए, आप इस तरीके से रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो अब इसके बारे में ऑथर ने कहा कि ये क्यों गलत है। तो ऑथर ने कहा कि इसके पहले एक जजमेंट हुआ था प्रदीप जैन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1984 केस, जिसने डोमिसाइल बेस्ड पोस्ट ग्रेजुएट रिजर्वेशन को एलिमिनेट किया था, और वही इसका बेसिस भी है, इस जजमेंट का भी बेसिस प्रदीप जैन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1984 केस ही है। ऑथर ने सबसे पहले तो ये बोला कि ये बहुत गलत इसलिए है, सबसे पहली बात तो स्टेट्स, ये जो मेडिकल कॉलेज होते हैं स्टेट के, ये केवल मेरिट की जगह नहीं होती है, ये स्टेट के हेल्थ पॉलिसी का भी, हेल्थ प्लान का भी बहुत बड़ा हिस्सा होती है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत बड़ा हिस्सा होती है। क्या गलत कर रहे हैं स्टेट्स अगर वो चाहते हैं कि उनको ऑलरेडी डॉक्टर्स मिल जाएं फॉर देयर ओन स्टेट, है ना। अब देखो, तमिलनाडु में अगर तमिलनाडु का बच्चा डॉक्टर बन रहा है तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि वो तमिलनाडु में ही काम करेगा, बट अगर दिल्ली का व्यक्ति आ रहा है तमिलनाडु में या यूपी का व्यक्ति तमिलनाडु में आ रहा है, तो बहुत प्रोबेबिलिटी कि वापस या तो यूपी चला जाएगा या तो किसी दूसरे स्टेट में चला जाएगा, ठीक है ना। बट ऑथर ने वही बोला है कि डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन इसलिए भी ज़रूरी है कि वहाँ पे जो स्टेट के लिए हेल्थ उनके कार्डर की आवश्यकता है, जो डॉक्टर्स की आवश्यकता है, वो एटलीस्ट पूरी हो सके, ठीक है ना। तो पब्लिक हेल्थ इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये स्टेट लेजिस्लेटिव का ही पार्ट होता है। पब्लिक हेल्थ, स्टेट लेजिस्लेटिव इसके बारे में सोचता है। एंड देखो, ये बहुत अच्छे शब्द लिखे हैं कि मेडिकल कॉलेजेस आर नॉट मेयरली इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन, दे आर ऑल्सो अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ स्टेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो आप उनको केवल सेंटर ऑफ प्रोड्यूसिंग मेडिकल ग्रेजुएट्स नहीं देख सकते, इट्स अ वेरी नैरो, वेरी लिमिटेड पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने वही किया, दे आर सीइंग एट टुवर्ड्स दीज इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट्स एज सोनली एज सेंटर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मेडिकल ग्रेजुएट्स। तो ये एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव है। ब्रॉडर सिस्टम बेस्ड अप्रोच अगर आप देखते हो तो आपको समझ में आता है कि भाई राइट टू लाइफ, पब्लिक हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, ये सब जुड़े हुए हैं, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, है ना। तो यहाँ पे आप केवल जो ये मेरिटोक्रेसी है इसको नहीं उठा सकते। और दूसरा ऑथर ने कहा कि ये फैलेसी है, एब्सोल्यूट मेरिटोक्रेसी जैसी कोई चीज नहीं होती। अब आप ये देखो, नीट जैसे एग्जामिनेशन या ऐसे एग्जामिनेशन है जहाँ पे जब ये परसेंटाइल बेस्ड कट ऑफ सिस्टम आया तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि निगेटिव मार्क्स जो ला रहे हैं वो भी क्वालिफाई कर जाते हैं परसेंटाइल बेस्ड कट ऑफ सिस्टम में। तो ऑथर ने बोला कि ये फिर एक फैलेसी ही है मेयरली, कि आप सोच रहे हो कि यू आर गेटिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। रिजर्वेशन भी है, ये सारी चीजें भी, तो ये फैलेसी ही होगी ना मेरिटोक्रेसी, है ना। वो तो कंप्रोमाइज हो ही रही है कहीं ना कहीं फिर। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, यू कैन नॉट ओवरलुक दीज थिंग्स। एंड ये जो चीज कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट्स, जो डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन दे रहे थे, इसका सिंपल सा रीजन ये है कि रेडीमेड जो डॉक्टर्स हैं वो अवेलेबल रहें, ताकि क्योंकि स्टेट के डॉक्टर भी जब वहीं पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है दैट विल इनहेंस देम, एंड वो ज्यादातर वही स्टेट में काम करेंगे। सो अब उस कमी को आप कैसे पूरा करोगे? तो ये ओवर सेंट्रलाइजेशन है, ये फेडरल हेल्थ पॉलिसी, जो स्टेट्स की हेल्थ पॉलिसी उसको इंपैक्ट कर सकता है। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। दूसरा आर्टिकल है डीप सीक्स मार्केट डिसरप्शन मस्ट अवेकन इंडिया। इस आर्टिकल में ऑथर ने इंडिया के लिए कहा है कि भाई आप अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा शुरू करो, अपने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप खर्चा शुरू करो, रिस्क टेकिंग माइंडसेट अपनाओ, एआई ऑटोमेशन को यूज करो, रेलिवेंट रहो इंडस्ट्री में। अदरवाइज आप अगर इस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट डेफिशिएंट कंट्री बन जाएंगे, एआई डेफिशिएंट कंट्री बन जाएंगे, यू लैक टॉप रिसर्च एंड टैलेंट, आपके यहाँ हायर एजुकेशन में फंडिंग कम है, हायर इनोवेशन में फंडिंग कम है ना। एंड कहीं ना कहीं आप मतलब यू मस्ट यूटिलाइज ऑल दीज जो 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी उसका आप यूज करें, अगर अदरवाइज यू विल लैग बिहाइंड। और ये चीज ऑथर ने एग्जांपल दिया डीप सीक से, कि किस तरीके से डीप सीक का जब डेवलपमेंट हुआ तो उसने मार्केट को डिसरप्ट कर दिया। ओपन एआई जैसी, चैट जीपीटी, इन सब कभी कॉम्पिटिटर निकला, है ना। मार्केट में भी उथल पुथल मच गई थी बिकॉज ऑफ द डीप सीक एंड ऑल, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आपको ऑथर ने वही सजेस्ट किया कि भाई ब्रेन ड्रेन को रोकने की आवश्यकता है, लेबर बेस्ड से आपको आईटी एआई ड्रिवन प्रोडक्टिविटी की तरफ जाना चाहिए, क्वांटम कंप्यूटिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए, फ्यूचर टेक्नोलॉजी है वो भी एआई के साथ साथ, एंड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर जो है वो आरएनडी को बूस्ट करें, सबसे इंपॉर्टेंट है, ताकि इंडिया का जो टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ सके। दिस वॉज अ वेरी गुड आर्टिकल, बहुत अच्छे सजेशंस थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव हेड विद मी, बिल्कुल आप मेरे साथ बढ़ सकते हैं। रिजर्व बैंक टू बाय 1 लाख करोड़ जीसेक। अब आप सबको पता है कि जीसेक को खरीदना या जीसेक को बेचना जो है वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है ओएमओ, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंतर्गत। ये भी एक तरीके की आपकी क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आता है। मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि आरबीआई जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, यानी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए करता है। तो अब मैंने कई बार आपको बताया कि जब इन्फ्लेशन होता है, जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई क्या करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच देता है, सेल करता है। याद रखिएगा, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को अगर सेल कर रहा है, इसका मतलब है कि वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगा तो पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा। और अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय कर रहा है आरबीआई अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय कर रहा है तो इसका मतलब है कि पैसा वो मार्केट में डाल रहा है, यानी कि लिक्विडिटी इंजेक्शन कर रहा है, लिक्विडिटी बढ़ा रहा है, प्लस इन्फ्लेशन को आपके ग्रोथ को बढ़ाना चाहता है। ग्रोथ को बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन वैसे बढ़ जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल करना एम नहीं है। तो अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ें, रिजर्व बैंक बाय कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? लिक्विडिटी को इंजेक्ट कर रहा होगा और ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा। आप देखो यहाँ पे पढ़ोगे ना तो आपको लिखा भी मिल जाएगा, है ना। देखो लिखा है ना, लिक्विडिटी कंडीशन, देखो लिखा है ना, लिक्विडिटी इंजेक्शन देखो लिखा है ना। तो जो मैंने बताया वही चीज़ है। अब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लिक्विडिटी इंजेक्शन है। एंड ये क्यों किया जाता है? जब भी उनको ग्रोथ बढ़ानी होती है ना, इन्फ्लेशन का मेन एम नहीं रहता। अगर इन्फ्लेशन मेन एम रहता तो फिर यहाँ पे बाय की जगह सेल होता, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर रहा है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होता तो उनको सेल करना पड़ता। तो याद रखिएगा, ग्रीनलैंड इज अवर सेज प्राइम मिनिस्टर इगेड एंड डिफाइंग डोनाल्ड ट्रम्प थ्रेट। तो ट्रम्प ने आपको पता होगा ना, अभी बोला था कि ग्रीनलैंड को हम अपना लेंगे किसी न किसी तरीके से, बट ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ डेनमार्क एंड वही उनका कहना है कि भाई ग्रीनलैंड तो हमारा है। ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ग्रीनलैंड इज अवर्स एंड कैन नॉट बी टेकन।
और बॉट इन डिफायंस, ठीक है ना, आप खरीद नहीं सकते हमको, ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ। बट आई थिंक ग्रीनलैंड को डिक्लेयर कर देना चाहिए कि दे आर अमेरिका ओनली, है ना, कर ही देना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है यार, अमेरिका बनने में क्या दिक्कत है आपको, बाकी सब वर्ड्स ही तो हैं, लेबल्स ही तो हैं। सो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक दैट वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।